नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का शिखर कंपटीशन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। जो विगत 2-3 दिनों में जो आपकी यूपी कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी, उसमें आज हम 17 शिफ्ट के जो फर्स्ट और सेकंड दोनों हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखिए वो क्वेश्चन क्या थे और उनका सही आंसर क्या होता है। ठीक है, तो ये आपका पेपर है, सेकेंड फर्स्ट का है, 17 फर्स्ट शिफ्ट का है और हम हिंदी के क्वेश्चन देखने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट हुआ है हिंदी का। पहला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस विकल्प यहां पर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है। तत्सम पूछा है कि सभी शब्द तत्सम है, तो इसमें कुम्हार और गधा लिखा है, तो आप जानते हैं कि गधे का गर्दभ हो जाता है। पलंग है तो पर्यंक हो जाता है। ठीक है, डंडा नाक का नासिका होता है, और इसमें क्या होता है, नव्य नए का और स्वर्णकार सोने का। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा, नव्य और नया। अगला क्वेश्चन है, नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची है। नलिन और राजीव, हमने कोचिंग में कई बार बताया है कि राजीव कमल का पर्यायवाची होता है, तो यहाँ पर कमल ऑप्शन में दिया है, तो नलिन और जो आपके राजीव किसके हो जाएंगे, कमल के। अगला है, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। पूर्व और उत्तर, जिसे देव कोण भी कहते हैं, उस दिशा को ईशान कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ईशान कोण। हम लोगों ने कई बार बात की है कि जहां पर न्यू पूजन होता है तो ये वही कोण होता है, ईशान कोण। अगला लिखा है, किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है। सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द का सही भेद है, तो उसमें देखिएगा प्रकृत और प्राकृत एक भाषा एक अर्थ हो जाएगा। अगला व्रत और व्रण और वर्ण है, तो वर्ण मतलब रंग होता है, ये उल्टा है। शशधर और शशिधर देख लीजिए, ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और कई बार हम लोगों ने इस पे बात भी की थी। शश मतलब सफेद होता है, खरगोश बोलते थे, तो सफेद होता है, तो जो शश को धारण करेगा वो चंद्रमा होता है, जो चंद्रमा को धारण करेगा वो शशिधर होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, अभिभाषण शब्द का कौन सा उपसर्ग है। तो दोनों सार्थक शब्द निकाल लेंगे, अभि और भाषण, तो कौन सा होगा, अभि। अभि आपका हो जाएगा उपसर्ग। अगला देखो, रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है। तो रक्त से रंजित है ना, तो रक्त से रंजित तत्पुरुष समास हो जाएगा, कर्णकारक तत्पुरुष। क्यों, कब, कौन सर्वनाम के उदाहरण है, कब, क्यों, कहां, क्यों, कैसे, ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। मदिरालय शब्द में संधि विच्छेद कौन सा है। मदिरालय शब्द में कौन सा संधि विच्छेद है, तो ये देखना है मदिरालय में। तो आइए देखते हैं जरा, मदिरालय में संधि विच्छेद पूछा हुआ है कि मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद को बताना है, तो होता है मदिराधन आलय। तो मदिराधन लय ये भी नहीं होगा, मदिरधन आलय होता नहीं है, मदिराधन आलय ये वाला सही हो जाएगा आपका। ठीक है, मदिराधन आलय। अगला देखेंगे भैया, अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो अगला है मदिराधन आलय। हमने ये वाला क्वेश्चन किया था अभी, क्वेश्चन नंबर 27, मदिराधन आलय इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, ये वाला हो चुका था, शशधर और शशधर है। फिर लिखा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। मीन्स हमें शुद्ध वाक्य बताना है। तो वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, तो वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। 10 बजने को 15 मिनट है। लड़के अध्यापक को अध्यापक से हो जाएगा, बजने में हो जाएगा, दीन दुर्बलों को बैठा, ये वाला गलत है। तो शुद्ध वाक्य यही होगा, दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, ये वाला सही है। वह ऑफिस में बैठा मतलब ये बात है भूतकाल की, और प्रतीक्षा कर रहा है नहीं, प्रतीक्षा कर रहा था। वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा था, ऐसा हो जाएगा। अगर देखिएगा, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है, तो पराधीनता होती है, मुद्रिका होती है, आजवाइन होती है, विहार होता है। विहार घूमने वाला, कि विहार घूमने गए है ना, विहार भ्रमण करने वाला। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। तो हम लोग जानते हैं प्राण है, दर्शन है, हस्ताक्षर है, आंसू है, ये शब्द हमेशा किसमें होते हैं, बहुवचन में। सोना क्या होता है, एक वचन। हे ईश्वर दया करो, रेखांकित मीन्स यहाँ पर रेखांकित
शब्द में कौन सा कारक है? तो ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता था और संबोधन कारक है। सारे क्वेश्चन जो बताए गए थे, कई बार हमने कहा था कि भैया इसको जरूर ध्यान रखना, सारे वही आए हैं। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव, तो यहाँ पर जलधि, ताप और शांति, काज। देखो क्या है? काज। काज मतलब होता है कार्य, काज मतलब होता है कार्य। हमने बताया भी था, जहां पर जा हो, फा हो, खा हो या ऐसे ये चंद्र बिंदु हो, वो शब्द क्या होते हैं? ज्यादातर आपके तद्भव होते हैं। तो यही आपको पहचानना था, तत्सम तद्भव, ये वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, फिर लिखा है अवतरण। अवतरण को उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं, जो यहाँ पर लिखा हो। अवतरण और उद्धरण चिन्ह, यही पूछ रहा था कि किस नाम से जाना जाता है। सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग किया है? सतसई, 7 सर्गों का समूह, तो ये समुच्चय बोधक विशेषण हो जाएगा। कौन सा? समुच्चय बोधक, गणनावाचक नहीं होगा, ध्यान रखना। समुच्चय बोधक विशेषण होता है जहां पर 7 सही 7 संख्या को एक किसी पंक्ति से जोड़ा गया है, मतलब किसी चीज से जोड़ा जाता है, समुच्चय किया जाता है। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, लिखवाई, पढ़वाई, करवाई, तो प्रेरणार्थक क्रिया। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो चिल्लाना शब्द होता है, आहट उसमें जुड़ता है, तो चिल्लाहट हो जाएगा। ठीक, अगला देखना है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो राम अभी सोएगा, तो राम के बारे में बताया गया है, यानी कि कर्ता है, तो कर्तावाच्य हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इसमें किसी ने कर्मवाच्य लगाया, ये कर्तावाच्य निश्चित रूप से। तिल का ताड़ बनाना, तिल का ताड़ यानी कि छोटी बात है, बहुत बढ़ा चढ़ा के, तो साधारण सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के कह देना, तिल का ताड़ बनाना हो जाएगा। परोक्ष शब्द का विलोम, तो परोक्ष शब्द का जो पर मतलब होता है, इतर अक्ष मतलब आंखों के, तो प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अपरोक्ष भी हो सकता है। वहां पर देखो किसको मानते हैं, ये दोनों ही इसके सही आंसर होंगे, लेकिन प्रत्यक्ष का ज्यादा देखेंगे तो संभावित उत्तर आपका ये अपरोक्ष लग रहा है मुझे, लेकिन प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष हो जाता है, जबकि प्रत्यक्ष परोक्ष का प्रत्यक्ष लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर अपरोक्ष और प्रत्यक्ष दोनों है, तो इनमें से इसको भी मान सकते हैं और इसको भी मान सकते हैं, लेकिन ज्यादातर कंडीशन में इसको शायद माना जाए। अगला देखिए भैया, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ है? चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का अर्थ कौन सा होगा? तो मतलब वही हो जाएगा कि जान चली जाए पर पैसा ना जाए। लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? अत्यधिक कंजूस होना पैसे की, तो ये इसका अर्थ होता है अत्यधिक कंजूस होना। भाई चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ये नहीं कि जान चली जाए पर पैसा ना जाए, मतलब अत्यधिक कंजूस होना होता है इसका अर्थ। क्रोध किस रस का स्थायी भाव होता है? तो क्रोध भैया रौद्र रस का स्थायी भाव होता है। हमने कहा था स्थायी भाव ही बस आप पढ़ लेना ध्यान से, और वहीं से कल्याण हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला देखिए भैया, अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर है 37। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 37 में क्या लिखा हुआ है? इसमें सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण, तो सोरठा जैसे लिखा है तो उसके द्वितीय और चतुर्थ, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि दूसरे और चतुर्थ चरण में, तो आप जानते हैं सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11-11, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। तो सोरठा के पहले और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म होना अनिवार्य है? तो समान, तो सा, सी, से, समान, समाना किसमें होता है? तो सा, सी, से, सरसी, समान, समाना, तो ये आपका उपमा अलंकार में होता है। किसमें होता है? उपमा अलंकार में होता है। अगला देखिए भैया, अगला है आपका, यहां पर देखेंगे निम्नलिखित में से भाग शब्द, निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी, भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? नहीं है। ठीक है, तो भाग हिस्सा होता है, भाग बांटना भी होता है कि भाग दे दो, है ना, भाग भागना भी होता है, भाग मतलब ब्याज नहीं होता है, भाग मतलब भैया ब्याज नहीं होता है। वह बाजार जा चुका है, वह बाजार जा चुका है, अभी अभी गया है, तो आसन्न भूतकाल हो जाएगा, जिसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कोई वर्तमान काल पूरा होगा तो आसन्न भूतकाल हो जाता है। ठीक है भैया, अगला देखिएगा, अगला यहां पर एक पैराग्राफ है और पैराग्राफ को हमें सॉल्व कर रहा है, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर आसानी से पता चल जाएगा कि क्या पढ़ना। भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि, भारतीय लेखक जो है उनकी किस्मत खराब है किस लिए, ये देखना है। उपर्युक्त का शीर्षक क्या है, ये देखना होगा। और भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़ता है?
भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज में किस वर्ग में अरुचि की भावना है? भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिका, यूरोपीय तथा चीन इत्यादि मतलब लेखकों से भी हीन है, क्यों? ये आपको बताना है। तो देखो भाई, किस्मत खराब है, शीर्षक ढूंढना है और किसको पसंद करते हैं, ये सब एक बार पढ़ लेते हैं। देखो लिखा है कि भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की दुरावस्था से गुजर रहा है। अंग्रेजी मोह की, अंग्रेजी को लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इस दुरावस्था का एक भयानक दुष्परिणाम यह है कि भारतीय भाषाओं के समकालीन साहित्य उन लोगों की दृष्टि से नहीं पढ़ती जो विश्वविद्यालयों के प्रायः सर्वोच्च छात्र थे। अब शासन तंत्र में ऊंचे ओहदों पर काम कर रहे हैं। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं के लेखक यूरोपीय अमेरिकी लेखकों की से हीन नहीं है, बल्कि उनकी किस्मत मिस्र, वर्मा, इंडोनेशिया, चीन, जापान के लेखकों की किस्मत से भी खराब है, क्योंकि इन सभी देशों के लेखकों की कृतियां वहां के अत्यंत सुशिक्षित लोग भी पढ़ते हैं। केवल हम ही हैं जिनकी पुस्तकों पर यहाँ के तथाकथित शिक्षित समुदाय की दृष्टि प्रायः नहीं पड़ती। हमारा तथाकथित उच्च शिक्षित समुदाय जो कुछ पढ़ना चाहता है उसे अंग्रेजी में ही पढ़ लेता है। अंग्रेजी को विशेषता मिल रही है, यहाँ तक कि उसकी कविता और उपन्यास पढ़ने की तृष्णा भी अंग्रेजी की कविता और उपन्यास पढ़कर ही समाप्त हो जाती है। अगला देखिए भैया, उसे यह जानने की इच्छा ही नहीं होती है कि शरीर से वह जिस समाज का सदस्य है उसके मनोभाव उपन्यास और काव्य में किस अदा से व्यक्त हो रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, पहला है भारतीय लेखकों की किस्मत खराब क्यों है? क्योंकि लोग क्या है कि बाहरी भाषाओं को ज्यादा शिक्षित समाज, वे अपनी बात भारतीय, देखो पहले लिखा, उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक गर्व योग्य नहीं मानते। वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते। वे अपनी भाषा और साहित्य को पढ़कर अपने समाज का हाल चाल नहीं जान सकते। वे अपनी भाषा में लिख नहीं सकते, तो उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक गर्व योग्य नहीं मानते। वे अपनी भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते। तो यही हो जाएगा भैया उसका क्या है, किस्मत खराब है क्योंकि भारतीय भाषाओं को शायद नहीं, ये हो जाएगा आपका ये वाला, आपका हो जाएगा बी। वे अपनी भारतीय भाषा को पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते। अगला देखिएगा, हाँ उपयुक्त का शीर्षक क्या है? तो भारतीय लेखकों की दुर्दशा, ये वाला हो जाएगा, भारतीय लेखकों की दुर्दशा। अगला देखिए भैया, अगला क्वेश्चन है, भारत में सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? यहाँ पर देखो देशी की बात ही नहीं करी गई है, सिर्फ अंग्रेजी की बात करी गई, तो अंग्रेजी साहित्य पढ़कर संतुष्ट है। फिर लिखा भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? तो अनपढ़ ही नहीं, सुशिक्षित, जो सुशिक्षित वर्ग है उसमें अनपढ़ों में क्या पढ़ना है, यही हो जाएगा आपका सी। भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, वर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन है, क्योंकि उनके साहित्य को भारत में सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते, उनके साहित्य को भारत में नहीं पढ़ा जाता। वे अंग्रेजी के मोह से ग्रस्त हैं, तो उसमें स्वभाव के प्रति गौरव नहीं है, ये भी नहीं हो जाएगा। लेखकों की हीन है क्योंकि उनके साहित्य को सुशिक्षित वर्ग नहीं पढ़ते, ये वाला हो जाएगा। अंग्रेजी से मोह नहीं है क्योंकि सुशिक्षित वर्ग पढ़ता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया, लिखा है मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो मीराबाई संत रायदास की, संत रायदास रामानंद जी के। बिल्कुल 2-3 दिन पहले ही हम लोगों ने इस पे बहुत बात करी थी, ठीक है। अगला देखो भैया, क्वेश्चन सब बहुत अच्छे आए हैं, हिंदी तो बहुत ही अच्छी, आप 35-37 जो भी आए थे उसमें लगभग सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते थे, सिर्फ सुन लिया होगा अगर तो तब भी आपने कर लिया होगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंधित है? पश्चिमी हिंदी हमने बताया था, जो आपका पश्चिमी हिंदी अपभ्रंश था उसमें आपका राजस्थानी हिंदी होती थी सौर सैन्य अपभ्रंश में। जैसे 5 अपभ्रंश बताए थे, तो सौर सैन्य अपभ्रंश में 2 होते थे, एक राजस्थानी वाला और एक पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी अपभ्रंश में क्या था? बांगरू थी, हरियाणवी थी, ब्रज थी,
कन्नौजी थी और खड़ी बोली हिंदी थी, तो उसी में आपका कौन सा है इसमें देखना है। अवधी नहीं होगा, अवधी भोजपुरी होगा नहीं, राजस्थानी भी नहीं होगा, ये आपका बागरू हो जाएगा। निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, तो नहीं निषेधात्मक क्रिया विशेषण होता है। अगला, निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची खूब पढ़ा था रत्नाकर, समुद्र का वैराग नहीं होता, रत्नाकर होता है। ठीक है, अगला देखना है भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। मेघ और मेध, मेघ और मेध, तो मेघ मतलब बादल होता है, अश्वमेध तो मेध मतलब यज्ञ होता है, तो मेध मतलब बादल देख लो बस आप कहाँ है, पहले बादल होगा, बादल पहले इसमें भी नहीं इसमें भी नहीं, इसमें बादल है यज्ञ है, लेकिन मेध मतलब जीवन नहीं होता, मेध मतलब यज्ञ। आपने पढ़ा होगा अश्वमेघ यज्ञ, तो अश्वमेघ होता था। स्त्री जो अभिनय करती, उसी दिन हमने बताया था जो स्त्री अभिनय करती है वो अभिनेत्री, जो पुरुष करेगा वो अभिनेता, तो अभिनेत्री हो जाए। नर्तकी नहीं होता, नर्तकी जो नाचने वाली होती है, ये क्या है भैया, डांसर को नर्तकी बोलते हो, ये अभिनेत्री होता है। ठीक है भैया, तो ये अभिनेत्री होता है, एकदम सही आंसर है। अगला है मानसरोवर, मुंशी प्रेमचंद, कई बार हम लोगों ने बात करी थी मुंशी प्रेमचंद, गोदान गबन मानसरोवर, ये सब किसकी हैं, मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। हमने कहा अभी था कि मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं आ सकती हैं। तो ये आपका हमने जो 17 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था ये हमने सॉल्व कराया है। लगभग सही आंसर देने का प्रयास किया है हमने, बाकी आपकी जो दृष्टि में जो आपको सही लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और हिंदी का पेपर काफ़ी अच्छा था और ईश्वर से यही कामना होगी कि आप सब लोगों का सिलेक्शन अवश्य हो जाए। बाकी आप लोग जो पेपर लीकेज है और ये जो बातें हैं, इन पे जब तक कोई विज्ञप्ति या कोई नोटिस बोर्ड की तरफ से नहीं आ जाती है या जिसके कोई पुख्ता सबूत ना हो, तब तक आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे। ये लोगों के द्वारा हो सकता है इसे चलता भी रहता है और स्टेप आगे सरकार ले सकती है। रिजल्ट आएगा, हो सकता है इसी पर सिलेक्शन भी कराया जाए। तो आप ईश्वर से कामना करें और अपना जो भी पेपर दिया है उसको सही से मिला लें और अपनी अगले की तैयारी भी अवश्य करते रहें। इसी बात के साथ इस हम पेपर को समाप्त करेंगे और अगला सेकंड शिफ्ट का फिर से पुनः स्टार्ट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सेकंड शिफ्ट वाला अब हम पेपर सॉल्व करेंगे। सेकंड, ये 17 सेकंड है, 18 नहीं 17 सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है उसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें सिर्फ हिंदी के हम क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं बस, तो हिंदी के सिर्फ सॉल्व करेंगे हम। आइए जल्दी जल्दी थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ पर है पेपर। गोदान किसकी है, जयशंकर प्रसाद ने इन्होंने लगाई है किसी ने। गोदान रचना हमें लग रहा है जीएस में पूछा है इन्होंने, तो गोदान रचना आप लोग पढ़े होंगे किसकी है, मुंशी प्रेमचंद की। वहां पर मानसरोवर पूछा है, यहाँ पर गोदान पूछा है। ठीक है, गुड़ी पड़वा लोक रहते, बहुत अच्छा पेपर था कुल मिला के जीएस का भी। जीएस भी कुछ ऐसा नहीं था जो आप लोग मुझे लग रहा है कि ना पढ़े हो। सर्वोच्च सम्मान पूछा है, संविधान दिवस पूछा है और ऑपरेशन कायाकल्प वगैरह है। लगभग सारी चीज़ें लगभग आपकी पढ़ी आई, थंगका वाला सब आया है। हाँ ये देखिए यहाँ से हिंदी के पेपर स्टार्ट हुए हैं, ऊपर जीएस से नीचे हिंदी। हाँ देखो भैया 107 से हिंदी के पेपर स्टार्ट हुए। तो आइए भैया हिंदी सॉल्व करने का प्रयास हम लोग करते हैं। देखिए हिंदी में क्या है कि ये लिखा है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है। ये सुसंगत शब्द पूछ रहा है किसमें मिला हुआ, तो लिखा है जो पहले ना हुआ हो, तो ये भी होनहार थोड़ी ना होगा। अगला, शत्रु को जीतने वाला शत्रुंजय होता था। आदि से अंत तक अधोपांत होता है, यही सही है, आदि से अंत तक आपका अधोपांत होता है। ठीक, और जो लिखा है जो पढ़ा ना गया हो वो अपठित होता है, जो पढ़ा ना गया हो वो अपठित होता है, जो पढ़ा ना जा सके वो अपठनीय है। जो पढ़ा ना गया हो अपठित, जो पढ़ा ना जा सके अपठनीय। और इसमें क्या है, आदोपांत, आदि से अंत तक। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द निर्वाद और निर्विवाद। तो निर्विवाद मतलब झगड़ा उगड़ा ना हो, वाद विवाद ना हो, और निर्वाद मतलब क्या होता है, निंदा, निर्वाद, निंदा और विवाद रहित। अगला है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। अशुद्ध, अशुद्ध क्या है, गीता ने सुशीला को आवाज लगाई पर वह चली गई। अगला है, कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया। अशुद्ध वाक्य बताना है भैया। कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य हैं। तुम मेरे तारीफ क्यों, तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो। तुम मेरे तरफ नहीं होगा, तुम मेरी तरफ। क्या होगा भैया, तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो, ये वाला आपका सही आंसर हो जाएगा डी।
निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? लिंग की दृष्टि से मीन्स पुल्लिंग था, स्त्रीलिंग, तो सांप का सापिन हो जाएगा, तनुज का तनुजा हो जाएगा, चूहा का चूहिया एकदम करेक्ट है, बनिया का बनियाइन होता है ना, बनिया का बनियाइन हो जाएगा। वधु शब्द का बहुवचन होता है, वधु का वधुए, वधुएं और वधुएं, तो ये वधुएं हो जाता है, ए जुड़ जाता है बस। माँ के बच्चे, माँ ने बच्चे को मिठाई दी तो दे दी मिठाई, तो मिठाई दी तो फिर वापस थोड़ी ना लेंगे, वो मिठाई खा जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। जब चीज वापस होगी तभी वहां पर कोई अन्य कारक होगा, और यदि वापस नहीं हो रहा है तो संप्रदान कारक। निम्नलिखित में से निश्चयवाचक, तो यह वह, यह वह, यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता था। कबीश्वर में कविधन ईश्वर, कविधन ईश्वर हो जाएगा। क्या कोई तारे गिन सकता है? क्या कोई तारे गिन सकता है? वाक्य में किस प्रकार का चिन्ह लगा है? तो किस प्रकार का है? प्रश्नवाचक, इनको भैया निर्देशक चिन्ह कहीं लगा है, प्रश्नवाचक चिन्ह ये है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ बहुत बड़ा सा। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण? तो ईमानदार है, बेईमान है, चतुर है, चालाक है, गुण है, ये सब। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण? सकर्मक जिसमें कर्म हो वह छत पर है। राम मंदिर अयोध्या में बना है, हाथी सो रहा था, और रमेश ने खिलौने खरीदे। पूरी बात बता दी, रमेश ने खिलौने खरीदे। अगला देखो भाई, तो अगला यहां से देखते भैया, देखिए क्वेश्चन नंबर देखना है हमको 113, ये वाला देखना है। ये वाला हो गया था, संप्रदान कारक मिठाई वाला था। अगर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव, इन्होंने वानर को लगाया है, एकदम गलत है। ओंठ का ओष्ठ होता है, मिट्टी का मृतिका, वानर बंदर का हो जाता है, उल्लू का उलूक होता है, ये तद्भव है, और इसका तत्सम होता है उलूक। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? तत्सम है, तो ये लगा है, तद्भव हो जाएगा। सींग का श्रृंग होता है, सीख का सीखना होता है, और ये आपका शुष्क, शुष्क होता है तत्सम। हमने बताया भी था कि जहां पर ये वाला तालब शाह हो, मूर्धन्य शाह हो, छत्री वाला छा हो और संयुक्त वर्ण हो, तो वो ज्यादातर तत्सम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से चांदनी शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? चांदनी, चांदनी का क्या था? कौमुदी, ज्योत्सना, ज्योत्सना ललना स्त्री का हो जाएगा। चंद्रिका, चंद्रहास, चंद्रहास तो तलवार का होता है। कौमुदी, मंदाकिनी, मंदाकिनी तो गंगा का होगा, ये गंगा का है, ये तलवार का है, ललना स्त्री का, तो ये वाले आपके हैं कौमुदी और ज्योत्सना। कौमुदी और ज्योत्सना चांदनी के पर्यायवाची होते हैं। भौतिक शब्द में प्रत्यय बताना है। देखो भौतिकी होता तो अलग हो जाता है, यहाँ पर भौतिक की है, तो भौतिक को अलग करेंगे तो ई बचेगा, वो भी बड़ा ई, तो भौतिक हो जाएगा। निरअभिमान में कौन सा उपसर्ग? उपसर्ग मतलब पहले वाला, तो निर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला बढ़िया है। वेद पुराण, वेद और पुराण ये भी सही। नवनिधि, 9 प्रकार की निधियां ये भी सही। देह लता, ये गलत है, लता रूपी देह नहीं है, देह रूपी लता होता है, देह रूपी लता, देह रूपी लता ये शुद्ध होता है, ये गलत है, वही हमको बताना था। ठीक है, अगला देखो भाई, पेपर बहुत ही अच्छा था, हिंदी में तो आप लोग बहुत अच्छे से किए होंगे, उम्मीद है बहुत अच्छा पेपर आप लोगों का हुआ होगा। अगला लिखा है आकर्षण का विलोम शब्द कौन सा है? तो आकर्षण का अनाकर्षण नहीं होता है, आकर्षण का होता है विकर्षण, बिना आकर्षण के। आकर्षण का बिना आकर्षण होता है विकर्षण, विकर्षण। अगला लिखा सब और विपत्ति का होना, इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति। तो बोलते हैं ना कि सब और विपत्ति, तो एक अनार 100 बीमार, ऐसा नहीं, एक चीज के लिए कई लोग होते हैं। आगे कुआं पीछे खाई, हाँ ये हो सकता है। एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा, ये भी नहीं, ऊँट के मुंह में जीरा, तो ये हो जाएगा। आगे कुआं पीछे खाई, सब ओर से विपत्ति। ठीक है, शांत रस का स्थायी भाव खूब पढ़े हम लोग, निर्वेद, निर्वेद। अगला है शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा। अरे बिल्कुल, दोहे का उल्टा क्या होता है? सोरठा। दोहे का उल्टा सोरठा, हमने कहा था रोला नहीं होता है, दोहे का उल्टा सोरठा है, सोरठा। रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, इसमें पूछा है अलंकार, और अलंकार है श्लेष श्लेष श्लेषी वाला। रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुस चूल, ये वाला आपका था। अगला देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा अनेकार्थी शब्द, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द? भेद। तो भेद मतलब भिन्नता होता है, भेद मतलब प्रकार भी होता है। हमने कहा था इतने प्रकार हैं, इतने भेद हैं। भेद मतलब रहस्य, बोलते हैं ना कि अपना भेद वो नहीं बता रहे, मीन्स अपना रहस्य नहीं बता रहे। भेद मतलब मूल्य नहीं होता, ये वाला एकदम सही है। गाय मीठा दूध देती है, वाक्य किस काल का है? गाय तोता है, ती है, ते है, वर्तमान काल, वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल,
संदिग्ध वर्तमान काल, भूतकाल, तो ये सामान्य वर्तमान काल है। गाय मीठा दूध देती है। उमा से पढ़ा नहीं जाता, उमा से पढ़ा नहीं जाता तो भाववाच्य हो जाएगा भाई। अगला है कान पर जू ना रेंगना, तो क्या बोलते हैं, बहुत दुख होना, गलत बात है, कुछ असर ना होना। बोलेंगे कि भैया ऐसा हमने कहा उनके कान पर जू ना रेंगी, तो कान पर जू ना रेंगना मतलब कहने का कोई भी असर ना होना। अगला देखो भाई, अगला फिर वही है, एक गद्यांश दिया है और उसका अर्थ हमें बताना है। छोटा सा गद्यांश का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। गद्यांश का शीर्षक पूछा है, समस्त का पर्यायवाची तो जानते हैं, संपूर्ण हो जाएगा, तो ऐसी बात है। गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, तो आशय स्पष्ट करना है, ठीक है। अगला है, गांधी जी पापी किसे मानते हैं और गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा, वह, ठीक है। ये चीजें आपको देखनी, देखो इसमें महात्मा गांधी जी के बारे में है। तो क्या है, महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथ से करने पर बल देते हैं। वह प्रत्येक आश्रम वासी से आशा करते हैं कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य सफाई तक स्वयं करेगा। उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता वह पाप करता है, मीन्स श्रम ना करने वाला। वो एक पूछा था अभी, पापी किसको मानते, तो श्रम ना करने वाला, तो ये हो जाएगा। अगला देखो भाई, ये वाला श्रम नहीं करता है और पाप का अन्न खाता है, जो मतलब फ्री का अन्न खा ले तो समझ लो फ्री का अन्न खा रहा है, जो काम ना करे वो खाना खा ले। ऋषि मुनियों ने कहा है कि बिना श्रम किए जो भोजन करता है वो वस्तुतः चोर होता है, बिना श्रम करे जो खाना खा ले वो चोर। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष है, कैसा है, श्रम की ओर, उन्होंने श्रम पर बल दिया। उनका समस्त अर्थ शास्त्र यही बताता है कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादन करता होना चाहिए। उनकी नीतियों की उपेक्षा करने के परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं। ना गरीबी कम होने में आती है और ना बेरोजगारी पर नियंत्रण हो पा रहा है और ना अपराधों की वृद्धि हमारे वश की बात हो रही है। दक्षिण कोरिया वासियों ने श्रम दान करके ऐसे श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया है जिनसे किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है। दक्षिण कोरिया में कुछ लोगों ने बनाया होगा श्रम करके इतने अच्छे भवन कि लोग उसको देखकर भी भ्रमित हो जाए, मतलब उनको लगे कि अच्छा क्या बनाया है। अगला देखो, लिखा है गद्यांश का शीर्षक महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार। तो गांधी जी तो सिर्फ एक ही बार बोलते हैं, गांधी जी ने ये कहा था, पहली वाली लाइन है, फिर उसके बाद में गांधी नहीं, फिर आपका महात्मा गांधी के समस्त जीवन दर्शन का श्रम सापेक्ष था। फिर ऋषि मुनियों ने भी क्या कहा है, फिर हमने दक्षिण कोरिया के भी उदाहरण लिए हैं, ठीक है। तो हमें जहां तक लग रहा है इसका शीर्षक आपका ये हो जाए, महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार, श्रम की आवश्यकता, श्रम सुदृढ़ जीवन का आधार। तो मुझे तो ये लग रहा है श्रम सुदृढ़ जीवन का आधार इसका शीर्षक होना चाहिए, श्रम सुदृढ़ जीवन का आधार। अगला है समस्त का जो पर्यायवाची शब्द संपूर्ण होता है। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, आशय स्पष्ट कीजिए। महात्मा गांधी श्रम के बजाय दर्शन को महत्व देते थे। महात्मा गांधी जीवन में सापेक्ष दर्शन को महत्व देते। महात्मा गांधी के विचार अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे, विचार की अपेक्षा श्रम को। महात्मा गांधी के सभी विचार श्रम पर आधारित है, सभी विचार थोड़ी ना है, विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे। गांधी जी कहते थे कि भैया श्रम कर लो, ठीक है, मेहनत कर लो। अगला देखो, अगला है गांधी जी पापी किसे मानते हैं, तो श्रम ना करने वाले को, जो श्रम नहीं करेगा वो पापी है। ये वाला ऑप्शन जो आपका था सी वाला, श्रम। अगला है गद्यांश के आधार पर चोर कौन है, जो बिना श्रम के मौज करे, बिना श्रम के खाना खा ले, वो आपका चोर है, वेदों में लिखा था। अगला है वह बिल्कुल थक गया, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है, तो बिल्कुल थक गया तो क्रिया की विशेषता बता दी है। तो बिल्कुल है, थोड़ा है, कम है, तो कौन सा होगा, तो आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। कौन सा है, परिमाणवाचक। से बिल्कुल थक गया, थोड़ा थक गया, कम थक गया, ज्यादा थक गया। निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, मृदु पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, सॉरी यहां पर ध्यान देना है। निम्नलिखित इसमें से मृदु शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। मसृण होता है, मसृण का रूच होता है, मसृण मतलब वैसे होता है चिकना। कोमल होता है। कूल आपका मृदु का पर्यायवाची नहीं होता, कूल मतलब होता है किनारा। कूल मतलब क्या होता है, किनारा। कुल और कूल में हमने कूल के बारे में बताया था, कुल मतलब क्या होता है, किनारा। अगला देखो भैया, श्रुति सम भिन्नार्थ, तो इसमें कूल हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसमें लिखा श्रम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द में दिन और दीन, दिन मतलब दिवस होता है, दीन मतलब गरीब होता है।
तो दिन मतलब दिवस और दीन मतलब गरीब, तो दिन दिवस और दीन गरीबी वाला हो जाएगा। ठीक है। आंखों के सामने प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष। परोक्ष मतलब आंखों के सामने ना हो, प्रत्यक्ष हो जाएगा। अगर देखो ये पंचवटी, पंचवटी तो कौन है? मैथिली शरण गुप्त, पंचवटी मैथिली शरण गुप्त। और देखो भैया नीरजा, नीरजा के महादेवी वर्मा, नीरजा के लेखक महादेवी। हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न है? संस्कृत से नहीं, हिंदी आपकी है अपभ्रंश से। हिंदी किससे है? अपभ्रंश। हमने आपको बताया भी था कि संस्कृत थी, संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। तो जब भी पूछेगा कि हिंदी किससे उत्पन्न है तो अपभ्रंश को लगाएंगे। जब मूल रूप से पूछेगा तो हम संस्कृत को लगाएंगे। हिंदी किससे उत्पन्न है तो यही पूछ रहा है, हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न है तो अपभ्रंश। हिंदी मूल रूप से किससे उत्पन्न थी तो आपके संस्कृत से थी, तो इसमें ये वाला हो जाएगा। तो आपके ये हमने जो 17 फर्स्ट और सेकंड पाली के जो आपके पेपर हुए थे 17 को, उसमें हमने हिंदी के पेपर आपको सॉल्व कराए हैं। यदि आपको कोई भी राय हो या कौन सा क्वेश्चन गलत है सही है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी आप लोग अपना मेहनत करते रहिए, कंटिन्यू अपनी जो भी तैयारी है उसको भूलना नहीं है, वैसे बना के रखनी है। जितनी मेहनत इस समय की है बस उसी को रिवीजन करते रहना है। ठीक है। और शिखर कंपटीशन क्लासेस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसी के साथ इस क्लास को हम समाप्त करते हैं। और बचे 2 शेष पेपर हैं तो वो हम कल या जल्द ही उनको भी सॉल्व करवाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।